दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है कि हिंदुस्तान का विभाजन क्यों हुआ, उसका कारण क्या है। व्हाट आर द कॉजेज फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, सबसे पहला जो कारण है वो है 1857 का रिवोल्ट। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, वो इसीलिए कह रहा हूं कि आप जानते होंगे कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, जिसको कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मुसलमानों की हिस्सेदारी थी। उन्होंने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था, हिंदुओं ने भी किया था। हिंदू और मुसलमान जो भारतीय फौज थे उन्होंने भी हिस्सा लिया और वस्तुतः उस शुरुआत भी वहीं से हुई। पहले मेरठ में हुआ, उसके पहले मार्च के महीने में बैरकपुर में हुआ था और आपको सबको मालूम है इसके बारे में। मंगल पांडे ने विद्रोह किया था बैरकपुर में, बंगाल में। उसके बाद में मेरठ में विद्रोह हुआ मई के महीने में, और उसके बाद से उन्होंने जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर वो लाल किले में आए और उनको जो है ना पूरे हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। तो 1857 के रिवोल्ट का परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम ये हुआ कि बाद में हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से फेल हो गया। और इसका जो सबसे बड़ा दूरगामी प्रभाव ये हुआ कि अंग्रेजों ने देखा कि सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसने किया है। तो उन्हें पता लगा कि मुसलमानों ने किया, और उसमें भी अवध के मुसलमानों ने, खास करके तालुकदार जिसको जमींदार कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि 1856 में जब अवध का एनेक्सेशन या मिलान ब्रिटिश इंडिया के साथ में कर दिया गया था ऑन द चार्ज ऑफ कुशासन। कुशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था कि अवध को मिला लिया था ब्रिटिश भारत में, ठीक है। क्योंकि वहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं चल सकता था, क्योंकि वहां का जो नवाब था उसके 8-10 बच्चे थे। तो उन्होंने वहां दूसरे जगह तो ये फार्मूला लगाया कि जिसके बच्चे नहीं हैं वो अगर गोद लेते हैं तो हम उसको मान्यता प्रदान नहीं करते हैं। और इस तरह से उन्होंने 10-12 प्रिंसली स्टेट को, नेस्टिव स्टेट को ब्रिटिश भारत में मिला लिया, जिसमें कि एक झांसी का राज्य भी था। लेकिन अवध को जो मिलाया उसका जो चार्ज लगाया, उन्होंने कहा कि यहां पर कुशासन चल रहा है, गवर्नमेंट में कोई व्यवस्था नहीं है। और इसके बाद में अंग्रेजों ने क्या किया कि तालुकदार और या जमींदार जो थे नवाब के नीचे, उनके सारे जमीन छीन करके किसानों को दे दिया। लेकिन 1857 के विद्रोह का जब उन्होंने एनालिसिस किया, अंग्रेजों के द्वारा जब एनालिसिस किया गया, तो उन्होंने क्या पाया? उन्होंने ये पाया कि किसान वस्तुतः वो तालुकदार को अपना नेता मानते हैं, लीडर मानते हैं, और जमीन बंटवारा करने के बावजूद भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। वहां के किसानों ने तालुकदार या जमींदारों से कंधे मिलाकर के अंग्रेज सरकार के खिलाफ या ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ में विद्रोह किया, और बड़े पैमाने पर किया। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि सबसे पहले अब जो 1858 का एक्ट आया, और उसके बाद में ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने अपने हाथ में ब्रिटिश भारत की सत्ता हाथ में ले लिया, जिसको आप क्राउन भी कह सकते हैं। तो उन्होंने मुसलमानों को दबाना शुरू किया। उन्होंने पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की नीति अख्तियार किया। और यह भेदभाव की नीति क्या था कि चूंकि मुसलमान 1857 के लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग लिया था अंग्रेजों के खिलाफ में, तो इसलिए इनको दबाओ। और इसके कारण से उन्होंने बहुत सारे जो तालुकदार थे, जमींदार थे, मुसलमान या नवाब, उनके सारे जमीन उन्होंने हड़प लिए। उन्होंने अब डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी अपनाया। डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी क्या, ये बाद में आया। सबसे पहले करीब 15-20 साल तक, 25 साल तक अंग्रेजों ने मुसलमानों को दबाना शुरू किया, और सरकारी नौकरियों में या अन्य सुविधाओं में हिंदुओं को बढ़ाना शुरू किया। तो इसका रिजल्ट क्या आया? इसका रिजल्ट यह आया कि मुसलमान पिछड़ते गए, बैकवर्ड होते गए। वो ट्रेड में भी बैकवर्ड हो गए, जमीन उनकी छीनी गई, गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी उनका जो योगदान था बहुत कम होते गया। और जो अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा है, कुछ उनकी भी अपनी कमियां थी,
क्योंकि वो जिस तरह से हिंदुओं ने अंग्रेजी शिक्षा में पढ़ने लिखने का जो उन्होंने जो रुझान शुरू किया था, उस तरह से मुसलमानों में नहीं हुआ। तो इसका वो मदरसा और पुराने पद्धति से पढ़ते लिखते रहे और अंग्रेजी हुकूमत में ऐसे पढ़ने लिखने वालों को नौकरी नहीं दी जाती थी। तो क्लियर ये हो गया कि मुसलमान धीरे धीरे पिछड़ गए। और इसी कारण से सर सैयद अहमद खान, ये पहले ब्रिटिश राज में ये डिस्ट्रिक्ट जज हुआ करते थे। रिटायरमेंट के बाद में इन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी शुरू की और अंग्रेजी शिक्षा या आधुनिक शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया कि मुसलमानों को भी कंधे से कंधे मिला के काम करना चाहिए। यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब कांग्रेस का निर्माण 1885 में हुआ तो उन्होंने कहा सर सैयद अहमद खान की, जो ये हिंदुओं की पार्टी है और इसमें अधिकांश लोग हिंदू हैं, इसीलिए मुसलमान उसमें नहीं जाएं। हालांकि बहुत सारे मुसलमान गए। मैं जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना उसका नाम क्या था? बदरुद्दीन तायब जी। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम टू हेड द कांग्रेस पार्टी 1887 में। बदरुद्दीन तायब जी। पहला तो अध्यक्ष आपको पता है कि उमेश चंद्र बनर्जी हुए थे, और तीसरा जो अध्यक्ष, क्योंकि कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होता था और उसमें नया अध्यक्ष चुना जाता था, तो उसमें जो तीसरा जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट हुआ था और वो पहला मुस्लिम था, उसका नाम था बदरुद्दीन तायब जी। तो कहने का अर्थ है कि सर सैयद अहमद खान के अपील के बावजूद भी मुसलमान नहीं रुके और मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़ करके कांग्रेस के अधिवेशन में, उसके कार्यक्रम में भाग लेते रहे। दूसरा कारण क्या था? डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। इसका मतलब क्या होता है? लगभग 1900 ईस्वी तक अंग्रेज सरकार ने हिंदुओं को प्रोत्साहन दिया, मुसलमानों को दबाते रहे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हिंदू बहुत आगे बढ़ गए हैं और वो विभिन्न प्रकार के डिमांड करने लगे हैं, अब उनका जो एजेंडा है वो केवल प्रेयर पिटीशन इतना ही तक सीमित नहीं है, जो कि मॉडरेट कांग्रेस का होता था, और बाल गंगाधर तिलक का उदय हो चुका है, जो सरकारी व्यवस्था में अधिक से अधिक भारतीय की हिस्सेदारी चाह रहा था, विभिन्न प्रकार के आर्थिक और अन्य सुविधाओं की मांग कर रहा था। सन 1900 के बाद से अंग्रेजों ने मुसलमानों को प्रोत्साहित देना शुरू किया और इसीलिए उन्होंने ढाका के नवाब को प्रोपअप किया, उनको समर्थन दिया कि आप भी जो है ना इस प्रकार की, जिस तरह से कांग्रेस है उसी तरह से मुसलमानों के हित की रक्षा के वास्ते एक पार्टी बनाइए। पूरा जो है ना अंग्रेज की चाल थी ताकि कांग्रेस को कॉन्ट्रैक्ट किया जा सके। और इसीलिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? इसका सबसे पहला जो अध्यक्ष था वो कौन था? सलीमुल्लाह, नवाब ऑफ ढाका। और इसकी अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना किया। मुस्लिम लीग आगामी 20-22 साल तक बहुत बड़ा पार्टी नहीं था, मुश्किल से 10,000 सदस्य भी इसके नहीं थे, लेकिन मुस्लिम हितों की रक्षा करने वास्ते मुस्लिम लीग नामक संस्था या पॉलिटिकल पार्टी बनाया गया। और अंग्रेज भी बहुत उदार थे, उन्होंने तुरंत 1909 के एक्ट में उन्होंने पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किया। यह मुसलमानों को खुश करने के लिए व्यवस्था था, ताकि जो हिंदू जो नेशनलिज्म, जो राष्ट्रवाद जो हिंदुस्तान में जो बढ़ रहा है, उस राष्ट्रवाद को तोड़फोड़ करने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी, जिसमें मुसलमानों को इसका अधिकार दिया गया था। दोस्तों, इसी को एक्सटेंशन करके 1919 के एक्ट में सिख को भी निर्वाचक मंडल बना दिया पृथक, और इसके अलावा यूरोपियन, क्रिश्चियंस एंड सिख्स अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम्स, मुस्लिम को पहले ही दे चुके थे वो, तो इन लोगों को भी 1919 के एक्ट में हम क्या देखते हैं? निर्वाचक मंडल, पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। और उसके बाद में अंग्रेज के प्रधानमंत्री जो थे उस समय में, मैकडोनल्ड, 1932 में उन्होंने कॉमनवेल्थ अवार्ड घोषित किया। तीसरा, दोस्तों आप जानते हैं कि मुसलमान जो है ना हिंदुस्तान पर अंग्रेजों के आने के पहले लगभग 600 से 800 वर्षों तक, अगर सिंध का भी आप जोड़ लें तो 800 वर्षों तक शासन किया था।
तो ये पुराने किस्म ख्यालात के लोग थे। इनमें अधिकांश लोग जागीरदार, जमींदार, तालुकदार हुआ करते थे, नवाब हुआ करते थे, पुरानपंथी विचारधारा के लोग थे। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब हिंदुस्तान में नया माना अंग्रेजों का हुकूमत आया तो वे अपने आप को अनईजी फील कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। वही लोग नौकरी पा सकते थे जो अंग्रेजी शिक्षा में पढ़े हों, तो वो सब पिछड़ गए। और शुरुआती दौर में जो मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों का जो पॉलिसी था वो था मुसलमानों को दबाने का। तो इस कारण से ये सब सारे फैक्टर मिलकर क्या काम किया कि एक्सट्रीम बैकवर्डनेस अमंग मुस्लिम्स, तो मुसलमानों में बहुत ज़्यादा पिछड़ापन हो गया। 1912-13 तक मुसलमानों में बहुत ज़्यादा पिछड़ापन था, हिंदू बहुत आगे निकल चुके थे। तो अब उनमें सबसे ज़्यादा जो है भय सताया कि जो कौम हिंदुस्तान पर 800 वर्षों तक शासन किया वो अगर आज़ाद भारत होगा तो उसमें तो मेजॉरिटी हिंदुओं का होगा, तो हमें तो शासन करने का मिलेगा नहीं। तो इसीलिए वो एक स्केयर्ड कम्युनिटी हो गया। और सबसे ज़्यादा वहाँ पर स्केयर्ड हुआ या डर गया जहाँ पर कि मुसलमान अल्पसंख्यक थे। आपको पता होना चाहिए कि अविभाजित भारत में 4-5 स्टेट ऐसे थे जहाँ पर कि मुस्लिम मेजॉरिटी था, जैसे कि पंजाब, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध, बलूचिस्तान, जैसे बंगाल। ये जो प्रांत थे उसमें मुस्लिम भले ही ज़्यादा नहीं थे, 50-55% या 60% होंगे, 40% हिंदू भी था, लेकिन वहाँ पर मुस्लिम लीग की कोई भी दाल नहीं गली। लेकिन जहाँ पर मुसलमान कमज़ोर थे, माने न्यूमेरिकली कमज़ोर थे, जैसे यूपी, बिहार, वहाँ पर माइनॉरिटी में थे, तो वहाँ पर मुस्लिम लीग के बड़े बड़े समर्थक लोग वहाँ मौजूद थे। ये बात अलग है कि आज़ाद जब देश हुआ और अविभाजित जब भारत जब विखंडित हो गया तो इन यूपी और बिहार के मुसलमानों को कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये तो एरिया हिंदुस्तान में रह गया। तो ये जो सबसे बड़ा झंडा बरदार था वो कौन थे? उन राज्यों में जहाँ पर कि मुसलमान अल्पसंख्यक थे। और वो क्यों थे मुस्लिम लीग के समर्थक? क्योंकि उसमें डर बैठ गया था कि अगर देश आज़ाद होगा तो उस स्थिति में हम जो है हिंदुओं के माथत हमें काम करना होगा। दोस्तों, एक है चौथा पॉइंट, राइज ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, उग्र राष्ट्रवाद की उत्पत्ति। अब आप देखेंगे कि जब कांग्रेस का जो सेकंड फेज जो शुरू होता है, पहला फेज तो 1885 से लेकर 1905 का है और सेकंड फेज क्या है 1905 से लेकर के 1920 तक। तो ये 1905 से लेकर के 1920 तक का फेज बिफोर द राइज ऑफ महात्मा गांधी, ये पीरियड क्या है? उग्र राष्ट्रवाद का पीरियड है। अब दोस्तों इसमें जो है बहुत सारे क्रांतिकारी रिवॉल्यूशनरी पैदा हुए और साथ साथ कांग्रेस के में भी एक एक्सट्रीमिज्म डेवलपमेंट हुआ, उग्रवाद का उत्पन्न हुआ, जो चाहते थे कि अंग्रेज सरकार हिंदुस्तानियों को अधिक से अधिक हिस्सेदारी प्रदान करे। तो दोस्तों मिलिटेंट नेशनलिज्म क्या हुआ? इसमें जो है जैसे कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सांप्रदायिक जो एलिमेंट था उस पर हवा देना शुरू किया, जैसे कि गोवध को रोकना, वंदे मातरम गाना, गंगा में जाके नहाना, डुबकी मारना, जय महादेव, जय काली, इसका उद्घोष करना। ये सारे चीज जो थे वो किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं थे। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव मनाना चालू किया जोर शोर से। तो ये सारे जितने भी आप देखेंगे जो प्रतीकात्मक जो चिन्ह थे वो सारे अंग्रेज सरकार के खिलाफ थे, वो किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं थे। लेकिन मुसलमानों का जो एक बड़ा तबका था उनको लगता था कि ये सारे जो उद्घोष जो कर रहे हैं वो मुसलमान के खिलाफ में भी है। तो इससे क्या हुआ कि मुसलमान धीरे धीरे छिटकते गए और वो कांग्रेस से अलग दूरी बनाने लगे कि नहीं, ये जो है वो हिंदुओं की पार्टी है। बसता कांग्रेस सभी की पार्टी थी, किसी हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख सबकी पार्टी थी। लेकिन उनमें एक दिमाग में बात आई कि नहीं, कांग्रेस अब धीरे धीरे जो है वो हिंदुओं की पार्टी बनती जा रही है। राइज ऑफ हिंदू कम्युनलिज्म, हिंदू संप्रदायवाद की उत्पत्ति कि 1915 में हिंदू महासभा का गठन हुआ और उसके बाद में 1925 में आरएसएस का गठन हुआ।
तो दोस्तों इसका परिणाम क्या हुआ? अब एक तरफ देखिए, एक तरफ मुस्लिम कम्युनल पार्टी है, मुस्लिम लीग, जो केवल मुस्लिम हित की बात करती है। दूसरी तरफ पार्टी कौन सी है? हिंदू महासभा। और आरएसएस तो एक सामाजिक संगठन था, लेकिन उसका पूरा सपोर्ट हिंदू महासभा को था। अभी जिस तरह से बीजेपी है, उसको पूरा समर्थन कौन दे रहा है? आरएसएस दे रहा है। यही हिंदू महासभा बाद में जनसंघ, क्योंकि जब गांधी जी की हत्या हो गई 1948 में, तो हिंदू महासभा पूरी तरह से डिस्क्रेडिटेड पार्टी हो गया, कोई उसको वोट देने के लिए तैयार नहीं था। तो फिर 1951 में जनसंघ की स्थापना आरएसएस की मदद से किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जो राष्ट्रीय जो गवर्नमेंट बना था, उसमें वो उद्योग मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनको राष्ट्रीय उद्योग मंत्री बनाया था। हिंदू महासभा के वो बंगाल के सबसे बड़े लीडर थे। अब दोस्तों ये दोनों पार्टियां क्या करती थी? कम्युनल पार्टी, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, ये दोनों में गठजोड़ करती थी। जैसे बंगाल में उन्होंने गठजोड़ किया, सरकार भी बना ली थी। कांग्रेस को साइडलाइन करते थे और अंग्रेजों के खिलाफ में एक लाइन नहीं बोलते थे। अंग्रेज ये कभी जेल नहीं गए, ना मुस्लिम लीग के लोग कभी जेल में गए और ना हिंदू महासभा के लोग जेल में गए। भाई जब आप अंग्रेज के खिलाफ अगर बोलोगे ही नहीं तो जेल में जाओगे कैसे? जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 9.5 साल तक जेल में रहे आज़ादी में, 1920 से लेकर के 1947 के बीच में, अगर पूरा आपका काउंटिंग करेंगे। उसी तरह से गांधी जी भी जेल में गए, 6-7 साल रहे। पटेल भी जेल में गए, 5-6 साल वो भी जेल में रहे। राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और जितने भी तमाम कांग्रेस के नेता हैं, सब जेल में गए। कोई 5 साल, कोई 7 साल, कोई 8 साल, कोई 10 साल, अपने जवानी के दिन बर्बाद किए। लेकिन ये जो कम्युनल पार्टियां थी, ये कभी भी जेल नहीं गए, ना इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफत कभी किया, केवल ये कांग्रेस के विरोध करते थे। तो इससे क्या हो गया? माहौल जो है वो सरचार्ज हो गया, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। इरफान हबीब का कहना है कि 1938 में वीर सावरकर ने सबसे पहले 2 नेशन थ्योरी दिया था। उनका कहना था कि हिंदू जो है अपने आप में एक राष्ट्र है, मुसलमानों से उनकी कोई पटरी नहीं बैठ सकती है, क्योंकि खान पान, रहन सहन, इतिहास, कल्चर, सारे चीज हिंदुओं के मुसलमानों से अलग हैं, अलहदा हैं, डिफरेंट हैं। और जो 1940 में जो जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने जो पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था, उसमें जो उसने 2 नेशन थ्योरी कहा था, वो बेसिकली इसके जनक वीर सावरकर था। दैट इज इट वाज, ये इनका इरफान हबीब का कंटेंशन है। 1940 में क्या हुआ दोस्तों? 1940 में पाकिस्तान रिजोल्यूशन लाहौर में पास हुआ, पाकिस्तान रिजोल्यूशन। और इसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने क्लियर किया कि हिंदू और मुसलमान 2 राष्ट्र हैं, 2 नेशंस हैं, उनके खान पान अलग है। वही वीर सावरकर वाला फार्मूला, उनके खान पान अलग हैं, उनके ऐतिहासिक पुरुष अलग हैं, उनके रहन सहन अलग हैं, उनके बौद्धिक स्तर अलग अलग हैं, उनके भाषा अलग हैं। तो इसीलिए दोनों एक दूसरे के साथ में नहीं रह सकते। अगर साथ में रहेंगे तो मारकाट होगा, खून खराबा होगा, और हिंदुस्तान के भविष्य के लिए वो ठीक नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान बनाया जा, जहां पर कि मुसलमान मेजॉरिटी में है। 1830 ईस्वी से ही ग्रेट गेम पॉलिसी ब्रिटेन खेलता रहा है। कि ग्रेट गेम का मतलब था ब्रिटेन का कि वो सोवियत यूनियन को या उसकी बढ़ती ताकत को रोकने के लिए वो उनके चारों तरफ घेरा डालना चाह रहा है। और आपने देखा होगा कि 1849 में पंजाब सूबा मिलाने का और रावलपिंडी में पंजाब का जो फोर्स का जो स्टेशनिंग था वो उन्होंने रावलपिंडी में किया हुआ था, जो कि अफगानिस्तान से एकदम नज़दीक में है। अगर आप नक्शे पर देखेंगे तो उसका मकसद ये था कि किसी तरह से सोवियत यूनियन के प्रभाव को आगे बढ़ने नहीं दिया जाए। तो इसीलिए ये ग्रेट गेम फार्मूला उन्होंने 1830-35 से ही चालू कर दिया था। भले हिंदुस्तान गुलाम था, लेकिन उनकी निगाह सोवियत यूनियन पर थी। दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट यह था कि अंग्रेज चाहते थे कि एक ऐसा राज्य बनाया जाए पाकिस्तान नाम का, जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी हो, जो कि ब्रिटेन पर डिपेंडेंट रहे और वो अपने हित को संवर्धन अरब सागर में कर सकें, और मैन पावर में या
फ्लाइंग फैसिलिटी में कराची जो उनका हवाई अड्डा था, तो वहाँ पर सारी सुविधाएं उन्हें मिल सके। ये सारे पॉइंट्स इश्तियाक अहमद के द्वारा बताए गए हैं।